तो क्लास 7th के विज्ञान का यह अध्याय 6 है, जिसका नाम है पौधों में पोषण। आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको पूरे कोचिंग क्लास की तरह समझाएंगे और फिर इसका जो है प्रश्न उत्तर देख लीजिए, PDF में बनाया गया है, आपको बढ़िया से समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मनुष्य हम लोग खाते पीते हैं, हम पोषण करते हैं, तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी पोषण होता है। ठीक है, देखिए पौधों में पोषण होता किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। सभी जीवों को पोषण की ज़रूरत होती है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं, बाकी सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। देखिए पोषण तो सभी जीव करते हैं, लेकिन जो होता है केवल हरे पौधे होते हैं वो अपना पोषण स्वयं कर पाता है, बाकी सबको किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, बाकी मनुष्य जो है पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब आगे हम समझेंगे पोषण, पौधों में पोषण विधि, किस किस प्रकार की विधि। देखिए हम जानते हैं अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्रियाँ इकट्ठी करते हैं, वैसे ही पौधों को भी ज़रूरत होती है उन्हें। अब यहाँ पर हमको समझना है कि जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, आलू प्याज लाना पड़ता है, गेहूँ लाना पड़ता है, तो हम कहाँ से लाते हैं? हम अपने खेत के पौधों से लाते हैं। उसी प्रकार पौधे भी अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्री लाते हैं। पौधे भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पत्ता है, वो पत्ता किसी पौधा का कोई पत्ता है, ये अपना खाना बना रहा है। तो ऐसे बनाता बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये उसमें प्रक्रिया होता है। अब ये क्या करता है, पौधा में आपको पता है जड़ रहता है, तो जड़ से जल ले लेता है, जड़ में ही खनिज लवण रहता है, तो खनिज लवण जल के माध्यम से लेता है। उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, और सूरज के प्रकाश देख लीजिए यहाँ पर है ना, लेकर के फिर अपना भोजन बनाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए पौधा जो भोजन बनाता है उसके लिए जो कच्ची सामग्री है वो है जल एवं खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जल जो है मिट्टी से प्राप्त होता है और जड़ के द्वारा अवशोषित होता है। खनिज लवण वो भी मिट्टी से ही प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में हम लोग जैसे छोड़ते हैं ना हवा, तो वहाँ से वो लेता है। अब कैसे लेता है, तो पत्ता पर छोटा छोटा छिद्र रहता है जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, उसी से लेता है। ठीक है, अब आगे है पौधे की हरी पत्तियों में इस ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। सूरज जो प्रकाश देता है, तो सूरज के प्रकाश को किस रूप में पौधा संगठित करता है? अब पौधे उसको विकिरण ऊर्जा के रूप में संग्रहित रखता है अपने अंदर पौधे। ठीक है, तो पत्ता में पौधा जो है सूरज की ऊर्जा को संग्रहित करता है। पत्तियों का हरा रंग होता है क्योंकि पत्ते में हरे वर्णक के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पौधा का पत्ता जो होता है हरा क्यों होता है, देखिए हरा है ना पत्ता, यहाँ पर देखिए पत्ता हरा है ना। ये पत्ता हरा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये देखिए क्लोरोफिल, जिसको हम लोग हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, और इसी पर्णहरित के कारण पौधे का पत्ता क्या होता है, हरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से होता है। सूरज से जो ऊर्जा मिलता है ना पौधों को, उसी ऊर्जा से वह खाद्य संश्लेषण अपना भोजन बनाता है, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है, पत्ता से वह सूरज के प्रकाश को अवशोषित करता है और फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल तथा खनिज लवण लेकर ग्लूकोज बनाता है, संश्लेषण करता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं। ठीक है, तथा उनकी इस ऊर्जा का उपयोग बाकी सभी जीव करते हैं। अब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पौधा अपना भोजन बनाने में करते हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग जो है हम लोग, पौधा में फल बनता है, पत्ता, उसको तोड़ करके हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन के रूप में उसको उपयोग करते हैं। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व सन 1648 ईस्वी में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉन बैप्टिस्ट हेलमोंट ने इस दिशा में पहला प्रयोग किया था। आप लोग 7 क्लास में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। हेलमोंट ने एक बड़े गमले में 90 किलोग्राम मिट्टी लिया और उसमें 2.268 किलोग्राम के बिलो, मतलब क्रिकेट बैट जो बनता है, उसके पौधे को लगाया, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि गमला की मिट्टी में हवा के अतिरिक्त अन्य कोई चीज़, यहाँ तक धूल कण भी ना जा सके, मतलब गमला में कुछ भी ना जा सके। पौधे को उसने आसुत जल और वर्षा के जल से सींचा, मतलब शुद्ध जल और वर्षा के पानी से पौधे को सींचा। लगभग 5 साल इस प्रयोग के बाद जब हेलमोंट ने पौधे और मिट्टी का वजन लिया, तो पाया कि मिट्टी के वजन में मामूली थोड़ा सा कमी आया। 90 केजी मिट्टी 89.944 किलो थी,
जबकि पौधे का वजन 71.732 kg था। बताइए मिट्टी मात्र कितना घटा, 90.944 kg मिट्टी था, मतलब 60 ग्राम लगभग में मिट्टी, 60 ग्राम मिट्टी घटा लगभग में, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और पौधा का वजन था 71.732 ग्राम था। अब यहाँ पर बताइए कि पौधा जो वृद्धि किया तो उसको ऊर्जा मिला कहाँ। तो हेलमोंट जो है, हेलमोंट का निष्कर्ष था कि पौधे की वृद्धि में जल की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब वो जल जो दिया गया उस जल से वह वृद्धि हुआ, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा से, ठीक है। अब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पत्तियों की क्लोरोफिल वाली जो कोशिकाएं होती है, सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। फिर से समझिएगा, यहाँ पर पत्तियों में जो क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल की जो कोशिकाएं होती है, सूर्य के प्रकाश जो होती है, उस प्रकाश से जो ऊर्जा मिलता है, उस ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है पौधे का पत्तियाँ। साथ ही इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। इस प्रक्रिया को हम यहाँ पर समीकरण देखिए, ये आप 10th क्लास में पढ़िएगा, बोर्ड एग्जाम में 2025 के एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछा गया था। बताइए दीर्घोत्तरीय में। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रक्रिया किया है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में और किस माध्यम से, पत्ता में जो उपस्थित है क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल के माध्यम से किया, क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना C6H12O6 और ऑक्सीजन बना O2, ठीक है। आगे आप क्लास में जाइएगा तो इस समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पर 6CO2 12H2O लगाया गया है, लेकिन अभी आपके क्लास से वो बाहर है, तो आपको यही समझना है। और जो जिसको कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं उसमें उसको हम लोग ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसका सूत्र होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन बनता है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जीव जो होता है अलग अलग होता है, एक होता है शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। आप लोग बचपन में 3, 4, 5 में 6 में पढ़े होइएगा, ठीक है। अब शाकाहारी जीव भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं। अब जो साग सब्जी खाते हैं तो अब समझ लीजिए पौधे पर डिपेंड है। मांसाहारी जीव उन जीवों पर निर्भर करते हैं जो अपना भोजन के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई मांसाहारी जीव है, जैसे कि मान लेते हैं आप मुर्गा खाते हैं, आप जीव जंतु को खाते हैं, तो वो जीव जंतु कहीं ना कहीं घास को ही खाता है, और घास एक तरह से पेड़ पौधा ही हुआ, तो पेड़ पौधा ही कुल मिलाकर वो भी खा रहा है। और सर्वाहारी जीव जो है पौधा और जंतु दोनों पर निर्भर होता है, वो साग सब्जी भी खाता है और वो जीव जंतु को भी मार कर खा जाता है, ठीक है। आप लोग में कौन कौन शाकाहारी हैं और मांसाहारी हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अंततः हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मूल स्रोत सूर्य है। क्यों सूर्य है, क्योंकि सूर्य से पौधा जो है अपना भोजन प्राप्त करता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और हम उस पौधा को भोजन के रूप में हम लोग खा जाते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य का ऊर्जा पौधा में गया, पौधा से जीव जंतु में आया, उससे हम लोग प्राप्त कर लिए, तो अंततः हम लोग सूर्य का ही ऊर्जा से जीवित रहते हैं। इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधा को बचाना चाहिए, क्योंकि उसी पर हमारा जीवन टिका हुआ है। आगे है देखिए, श्वसन हेतु जीवों के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। देखिए हम लोग सांस लेंगे तो सांस लेंगे तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। अगर आपको कोई ये बात बताता है कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेता है, तो ये गलत बात है। पेड़ पौधा भी सांस के रूप में ऑक्सीजन ही लेता है, ठीक है। अब समझिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ही बना रहता है। अब वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना कैसे रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। क्यों, आप समझिए इसको कि हम लोग सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चला जाता है। अब पेड़ पौधा क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा ख़त्म कर दिए, तो इस प्रकार से संतुलित रहता है। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो एक समय होगा जो हमारा धरती जो होगा बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, गर्म यहाँ पर खूब होगा, मौसम परिवर्तन हो जाएगा।
अल्कोहल अति ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, अतः उसके उबलते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। आपको प्रयोग यहाँ पर दिया है, गमला वाला प्रयोग है कैक्टस के पौधे के साथ। तो प्रयोग जब भी करिएगा तो सोच समझ करके सुरक्षा बरतते हुए, नहीं तो इसमें जो होता है बड़ा नुकसान होता है, खतरा रहता है और इसमें हम लोग दिक्कत में पड़ सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में भी इसका प्रयोग होता है। अब प्रोटीन, वसा जो होता है उसको पचाने के लिए, संश्लेषित करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन प्रोटीन के संश्लेषण में इनके अतिरिक्त नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। प्रोटीन की संश्लेषण के लिए पौधों को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। अब यहाँ पर पौधा में डायरेक्ट क्षमता नहीं होता है कि डायरेक्ट वो नाइट्रोजन खींच ले, ठीक है, तो इसके लिए अलग तरीका का विधि अपनाया जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान रखिए, आप कौन सी विधि होती है? मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु जिसको हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन को, जो मतलब डायरेक्ट गैस है नाइट्रोजन का, उसको उपयोगी यौगिक में बदल देता है। उस नाइट्रोजन को यौगिक में बदल देते हैं। ये यौगिक जल के साथ पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और ये जो यौगिक होते हैं जल के साथ, पौधे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे पौधे की नाइट्रोजन संबंधित जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। अब नाइट्रोजन की जो ज़रूरी है पौधे को, वह ज़रूरी पूरा हो गया नाइट्रोजन। अब जो पौधों को प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में मदद करता है, इसलिए किसान अपने खेतों में खाद डालते हैं जिन्हें नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है। हम लोग जो खेत में खाद डालते हैं तो उस खाद में नाइट्रोजन भी रहता है, आप समझिए। अब अमरबेल एगो पौधा है जिसका पत्ता जो होता है ना, पान के पत्ते की तरह होता है, ध्यान रखिएगा। अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिनमें ये लिपटे रहते हैं। ये अमरबेल जो होते हैं ना, किसी पौधा में ऐसे करके सांप की तरह लिपटे हुए रहते हैं। अब मनुष्य तथा अन्य जीवों की तरह अमरबेल अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जिस पौधा में लेप्टाइल रहता है उसी से अपना भोजन छीन लेता। पोषक के इस तरीके को विषमपोषी पोषण कहते हैं। अमरबेल जैसे पौधे जो दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसको परजीवी कहते हैं। जैसे कि मच्छर आप लोग देखते होइएगा, मच्छर कमाता कुछ नहीं है, आता है हम लोग को काट लिया और अपना भोजन प्राप्त कर लिया, तो मच्छर हो गया परजीवी पोषण, ठीक है। जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। अब देखिए, जिन पौधे से पोषण वे प्राप्त करते हैं उनको परपोषी पोषण कहते हैं, क्योंकि दूसरे पर डिपेंड है तो परपोषी कहेंगे ही, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप बताइए, पौधा जो होता है वो पौधा भी जीव जंतु को खा जाता है? कहिएगा सर पौधा कैसे जीव जंतु को खा जाता है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, जीव जंतु को खा जाते हैं। बताइए, ऐसे ही एक पौधा है घटपर्णी, यहाँ पर देख लीजिए, ये घटपर्णी पौधा है, ठीक है। वास्तव में इसमें घड़े जैसी संरचना, इसकी पत्ती का ही रूपांतरित रूप है। ये जो है घड़ा जैसा रचना, इसका पत्ता ही है, लेकिन ये इसका रूप घड़ा जैसा होता है। ढक्कन देखिए खुला हुआ है ना। अब देखिए, पत्ती का ऊपरी भाग इसका ढक्कन बनता है, ये पत्ता का ऊपर का भाग इसका ढक्कन है। घड़े के अंदर नीचे की ओर लटके रोएदार संरचनाएं होती है। यहाँ पर देखिए रोएदार संरचना लटकल है। जब कोई कीट अंदर प्रवेश करता है तो रोओं में फंस जाता है। अब कोई कीट भोजन समझकर अंदर में प्रवेश करता है तो उस रोया में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में पाचक रस होता है जिससे कीटों का पाचन हो जाता है, वहीं पर उस कीट का ये पौधा पाचन कर लेता है। ऐसे पौधों को कीट भक्षी पौधा कहते हैं, जैसे कि बिन, सफलाई, ट्रेप, संड्यू, ये सब कीट भक्षी पौधे हैं, मतलब कीट का भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। कुछ आदमी भी कीट भक्षी होते हैं जो कीट को, आप लोग चीन में जाइए तो देखते होइएगा। अब आगे है कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता आदि, ये संरचनाएं कवक या फंजाई का लेती है। ये देख लीजिए, ये कवक या फंजाई है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, इनमें ना तो क्लोरोफिल होता है और ना ही भोजन ग्रहण करने की सुव्यवस्थित प्रणाली। ना ही क्लोरोफिल होता है और ना ही भोजन ग्रहण करने की बढ़िया व्यवस्था, सही व्यवस्था से हम लोग खाते हैं भोजन, वैसे व्यवस्था नहीं रहता। अब देखिए, पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ये ग्रहण करते हैं, मतलब ये गोबर पर, सड़े गले पदार्थ पर उगते हैं। अब घुला हुआ पदार्थ को पोषक के रूप में ये ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहेंगे, ठीक है। तथा ऐसे पौधे मृतजीवी या मृतोपजीवी कहलाता है।
अब सरे गले, मरने के बाद जीव सर गल जाते हैं और उस पर ये पौधा जन्म लेता है और उसके बाद वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता है, क्योंकि मरे हुए जीव जंतु सरे गले जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए इसको मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, कवक जो है उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, मतलब या तो ठंडा हो या तो गर्म हो, ये दोनों हो। वर्षा ऋतु इसके लिए अनुकूल है। वर्षा ऋतु के समय देखते होइएगा सभी को खुजली हो जाता है। खुजली इसलिए होता है, भीगा हुआ कपड़ा पहनते हैं और फिर कंबल तान कर सो जाते हैं, तो नम और उष्ण स्थान प्राप्त हुआ, कवक पैदा लेता है और जिससे हम त्वचा रोग से ग्रसित हो जाते हैं। कवक के कारण आचार, कपड़े, चमड़े की वस्तु खराब हो जाती है। कवक के कारण जो आचार हम लोग बनाते हैं डब्बे में, ठीक है, कपड़ा जो हमारा होता है, चमड़े की जो वस्तु होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे है, खुजली, दिनाय, सिहुली मनुष्य में कवक के कारण होने वाली सामान्य बीमारियाँ। अभी आपको बतेवे कि ये खुजली जो होता है कवक के कारण होता है। आलू का झुलसा रोग, आलू में कौन सा रोग होता है? झुलसा रोग। धान की पत्तियों का चित्तीदार होना, धान की पत्ती में चित्ती मार देता है। पौधों के रोगों का कारण कवक ही है, कवक के कारण ही इसमें कुछ रोग होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दवाई जो बनता है, डेयरी उत्पादन, जलेबी आदि बनाने में भी कवक का उपयोग होता है। मशरूम खाने के काम आता है, ये मशरूम इसको हम लोग कहते हैं, मशरूम खाने का काम आता है। ठीक है, हमारे मोदी जी बहुत मशरूम खाते हैं। देखिए, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, कवक उससे पोषण प्राप्त करता है, बदले में शैवाल जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध करवाता है। फिर से समझिए, शैवाल जो होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है और शैवाल अपना भोजन खुद बनाता है, कवक जो है उससे अपना भोजन ले लेता है। अब बदले में शैवाल को कवक जो है जल देता है और पोषक तत्व और रहने के लिए स्थान देता है। तो इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध को बढ़िया से समझिए कि मान लेते हैं कि आप दो मित्र हैं, ठीक है, आपका एगो दोस्त जो है, जैसे कि आप लोग नया साल में जब पिकनिक मनाने जाते हैं तो एगो दोस्त आपका मान लीजिए चावल दाल सब्जी लिया और दूसरा दोस्त जो है गैस चूल्हा ले लिया, ठीक है, और खाना बना करके जो भी चीज़ लगा तैयार कर दे, दोनों मिलकर तैयार किया, तो यही सहजीवी संबंध है, दोनों मिलकर खाता है। लेकिन उसको हम सहजीवी संबंध नहीं कहेंगे, पेड़ पौधा को ही सहजीवी संबंध कहेंगे, जैसे कवक और फूल। तो सहजीवी संबंध आप लोग समझ गए कि कवक जो होता है, कवक और शैवाल में सहजीवी संबंध होता है। राइजोबियम जो है नामक जीवाणु, जो दाल वाला पौधा होता है, दलहनी पौधा, उसके जड़ में पाया जाता है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधे के उपयोग को अनुकूल बनाता है और पौधे जो है इन्हें आवास और पोषण उपलब्ध कराते हैं। नाइट्रोजनीकरण जीवाणु को पौधा रहने के लिए जगह देता है और पोषण देता है, बदले में उससे नाइट्रोजन ले लेता है। पौधे मिट्टी से खनिज लवण, पोषक तत्व का अवशोषण करते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनमें इन तत्वों की ज़रूरत और बढ़ जाती है। दूसरी ओर मिट्टी में इसकी मात्रा कम होने लगती है। अब एक ही जगह पौधा रहता है, वहाँ से पोषक तत्व लेगा तो मिट्टी में इसकी मात्रा कमेगी। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान जो है खाद या उर्वरक, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है, खेतों में डालते हैं। राइजोबियम जैसे जीवाणु पौधों की नाइट्रोजन संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पौधों या जीवों के सड़े गले अवशेष भी फिर से चक्रित होकर मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाने में मदद करते हैं। वास्तव में हमें पौधे की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को समुचित जानकारी हो तो हम न केवल पौधे को उचित ढंग से उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वच्छ रखने, मतलब हम पौधे को बढ़िया से रख सकते हैं। इतने बात समझिए। और पौधा से हमारा जीवन चलता है, इसीलिए हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए कुछ वर्ड मीनिंग से हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम या कभी एग्जाम में इंग्लिश में पूछ देता है तो दिक्कत ना। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहेंगे और स्वयंपोषी को ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। ठीक है, सहजीवी संबंध को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। क्लोरोफिल को इंग्लिश में भी क्लोरोफिल ही कहेंगे। विषमपोषी को हेट्रोट्रॉफ बोलेंगे। राइजोबियम को राइजोबियम ही बोलेंगे। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। वर्णक को पिगमेंट बोलेंगे। परजीवी को पैरासाइट बोलेंगे या पारासाइट बोल सकते हैं, और मृतजीवी को सैप्रोफाइट बोल सकते हैं। परपोषी को होस्ट, रंध्र को स्टोमाटा, कवक को फंगी और शैवाल को एल्गी बोल सकते हैं। अलगनी नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो चैप्टर आपका ख़त्म है। ये हम लोग सीखे हैं, कुछ मूल पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी आपको समझा दिया गया है। अब है कुछ सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये सही गलत ये ऑप्शन वाला है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए
तो हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वयंपोषी पोषण कहेंगे। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है, क्योंकि दूसरे जीव पर डिपेंड करता है। पौधा का रसोई घर, जहाँ पौधा खाना बनाता है तो पौधा का पत्ता हो गया। कीट भक्षी, जो कीट को खाता है, घटपर्णी पौधा कीट भक्षी हुआ। अभी आपको बताए थे। अब है सही गलत वाला और सत्य सत्य वाला। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो सही बात है, ये सत्य होगा। जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करता है, असत्य। पत्ता मदद करता है, जड़ नहीं। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, तो सत्य होगा। सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर हैं, तो ये भी हो जाएगा सत्य। अब देखिए मिलान करने वाला है। कॉलम ए के शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए हम मिलान कर दिए हैं। नाइट्रोजन जीवाणु से पाया जाता है, मिलता है। रंध्र पत्ती में होता है। क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और मशरूम मृतजीवी है। जंतु विषमपोषी होता है। तो ये हम मिलान कर दिए हैं सभी के सामने, उसका आंसर लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न में। निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताइए। तो एक शब्द बताना है। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक कौन सा है? तो पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक जो है उसको हम लोग पर्णहरित कहेंगे। पर्णहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल कहिए, ठीक है, या हिंदी में हरित लवक आप कह सकते हैं, ठीक है। पर्णहरित को क्लोरोफिल या आप हरित लवक कह सकते हैं, एक ही बात है, नाम अलग अलग। जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों एवं जीवों पर निर्भर करते हैं, तो जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों एवं जीवों पर निर्भर करते हैं उसको विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, ठीक है। ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे के सहयोग करते हैं भोजन के लिए, तो उसको सहजीवी संबंध कहेंगे। सहजीवी संबंध आप लोग समझ गए। आगे है क्वेश्चन, जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा, जीवों में पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शरीर की सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब पोषक तत्व न केवल शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, बल्कि जो क्षतिग्रस्त कोशिका है और उत्तक है उसको नवीनीकरण मतलब नया करता है और मरम्मत के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मतलब कोशिका का निर्माण भी होता है। शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रिकाओं के ठीक से कार्य करने के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। तो अब इसीलिए हम लोग पोषण करते हैं, भोजन करते हैं। नहीं भोजन करेंगे तो टूट फूट की मरम्मत नहीं होगी और हमारा शरीर जो है सही से काम नहीं करेगा। अगला आपका 6 नंबर का प्रश्न है, हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पत्तियों में हरित लवक द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। यह ग्लूकोज पौधों के अन्य भागों में पहुंचकर संश्लेषित भोजन बनाती है। इस प्रकार हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का भी परिभाषा आप इसी प्रकार दे सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश अनिवार्य है? तो नॉर्मल सी है। देखिए ध्यान दीजिए, 8 नंबर का प्रश्न है, परिभाषित करें, ठीक है। परिभाषित करें में ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखना है। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा भोजन निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। अगला है सहजीवी संबंध। जब दो विभिन्न जीव एक दूसरे के साथ फायदे के लिए जुड़े रहते हैं तो इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। इनमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मधुमक्खी और फूल का संबंध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परजीवी, जब कोई जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है तथा बदले में जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, उसे परजीवी संबंध कहते हैं। परजीवी अपने मेजबान पर ही जीवित रहता है, मतलब जो उसको हर चीज़ देता है। जैसे मलेरिया परजीवी मनुष्य का मेजबान होता है, ठीक है, और हम लोग से अपना भोजन प्राप्त करता है, बदले में कुछ देता नहीं है तो हम लोग उसको कूट देते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मृत जीवी पोषण, ठीक है। देखिए, वे जीव जो केवल मृत जीवों और पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं और उन्हें अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनसे ही, तो उन्हें मृत जीवी पोषण कहते हैं। ये जीव मृत जीवों और पदार्थों के अपघटन में मदद करते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया आदि। अब देखिए, मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है, समझिए।
ठीक है। देखिए, तो मिट्टी में पुनः पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कई स्रोत कई प्रक्रियाओं से होती है, जैसे जैविक अपशिष्ट, ठीक है। पौधों के सूखे पत्ते, शाखाएं और मृत जीवों के अवशेष मिट्टी में सड़कर ह्यूमस बनाते हैं, जो मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। अपघटक, कवक, बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीव जैव अवशेष के अपघटन में सहायक होते हैं और पोषक तत्वों को मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। खाद या उर्वरक, किसान द्वारा खाद, कंपोस्ट, उर्वरक आदि डालने से मिट्टी में पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम से समृद्ध होती है, ठीक है, मतलब प्राप्त होता है। वायुजीवी बैक्टीरिया, कुछ वायुजीवी बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ते हैं, और वर्षा का पानी मिलने के बाद उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, अन्य लवण होते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं। अब है कारण बताइए, 3 गो क्वेश्चन है। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध क्या है? तो लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद संबंध होता है, क्योंकि कवक जो है शैवाल से बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है और शैवाल जो है कवक से प्राप्त पानी और खनिज लवणों का लाभ उठाता है। इस तरह वे एक दूसरे की सहायता करते हैं, दोनों हाफ मदद करता है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्वरूप है। 10th क्लास का ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, फिर पशु और मनुष्य इन पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सभी जीवों तक पहुंचती है, ठीक है। अगला है पत्तियां पौधों का रसोई घर है। तो उत्तर को पत्तियां पौधों का रसोई घर कही जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको ये जो हमारा चैप्टर था विज्ञान क्लास 7th का, ध्यान दीजिएगा, ये 6 नंबर का जो अध्याय था पौधों में पोषण, सारा का सारा बढ़िया से समझाए हैं। बार बार वीडियो को देखिए और सीखिए, एग्जाम में बहुत ज़रूरी चीज़ है। और पौधों में पोषण चैप्टर आपके 10th का बायोलॉजी में 1 नंबर है। हर चैप्टर अपने आधार पर इम्पोर्टेंट होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा तो आगे कुछ ना कुछ काम आएगा ही आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।